वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी निबंध में आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में ये जान लिया है कि हमें जब भी कोई हिंदी निबंध लिखना है एग्ज़ाम में, तो स्कोरिंग वो किस तरह हो सकता है, उसके लिए हमें कुछ रूल्स को देखना ज़रूरी था। उन रूल्स पर हमने बात की है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नए ही टॉपिक को, पंचायती राज व्यवस्था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा गया है। सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा तय कर लेते हैं कि इसे हमें लिखना किस तरह से है। तो आप इसमें 5 पॉइंट्स डिवाइड कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे पंचायती राज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले हमें बताना होगा इंट्रोडक्शन में। आप नोट भी कर सकते हैं, आप अपनी हैंडबुक जो भी आपने बनाई है उसमें आप नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है पंचायती राज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इसके बाद आप लिखेंगे स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में किए गए प्रयास। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में किए गए प्रयास। विशेष तौर पर हम इसमें क्या करेंगे, 73वें संविधान संशोधन का विस्तृत उल्लेख करेंगे हम यहाँ। 73वें संविधान संशोधन का। अब नंबर 3 आप बनाइए हेडिंग रूपरेखा में। यह है महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों की भूमिका का विशेष तौर पर उल्लेख। महिलाओं और निम्न वर्ग के लोगों की भूमिका का विशेष तौर पर उल्लेख। इसके साथ ही पंचायती राज व्यवस्था ने किस प्रकार देश में एक तरह से सामाजिक क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका भी विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे हम इसके पॉइंट नंबर 3 में। पंचायती राज व्यवस्था पॉइंट 4 में हम क्या बताने वाले हैं, ये व्यवस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुई है उसका मूल्यांकन करेंगे और असफलता के बिंदुओं और उनके कारणों की हम पड़ताल करेंगे। और अंत में फिर हम ये बताएंगे कि इन कमज़ोरियों को दूर कैसे किया जा सकता है और इसे और उपयोगी किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके बारे में कुछ तर्कपूर्ण सुझाव हम देंगे। तो ये तो है रूपरेखा पंचायती राज व्यवस्था के ऐसे की। अब हम शुरू करते हैं कि हमें इसे लिखना कैसे है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध, शांति और सुरक्षा की एकमात्र संस्था रही है। महात्मा गांधी की मान्यता थी कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना के द्वारा ही संभव हो सकता है। राधा कुमुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायत को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये समस्त जनता की सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों और उनकी स्वतंत्रताओं के लिए निर्मित होती है, ताकि सभी में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार दृढ़ रह सके। भारत में पंचायती राज का वर्णन प्राचीन ग्रंथों ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है। पंचायती राज व्यवस्था की प्रारंभ होने का श्रेय राजा पृथु को जाता है। कौन से राजा? राजा पृथु, इनको श्रेय जाता है। इन्होंने आरंभ कराई पंचायती व्यवस्था। वैदिक काल से ही ग्राम पंचायत को एक मौलिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। जातक ग्रंथों में भी ग्राम सभाओं का वर्णन हमें मिलता है। जातक ग्रंथ होते थे पहले के समय में, वहाँ भी हमें ग्राम सभाएं मिलती हैं। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में भी राजनीतिक सामूहिकता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना गया। लघु गणराज्यों के रूप में हिंदू, मुस्लिम तथा पेशवा शासनकाल जिस समय था, उस समय भी ग्राम पंचायतों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान था। और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात भी ये पंचायतें ग्रामीण प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में अपनी भूमिका निभाती रही हैं।
वास्तव में विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हैं, उनके बाद भी ग्रामीण समुदायों का स्थायित्व बना रहा है और ये पंचायतें अपने कार्यों को संचालित करती रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था पर जब हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमने जैसा कि आपको बताया कि हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से बात करते हुए फिर आगे चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना, कदम दर कदम चलना, यानी क्रमबद्धता को बनाए रखना ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है। इस क्रमबद्धता को आप स्वयं सबसे पहले नियोजित कर लेते हैं। सबसे पहले ना करने की दिशा में ये होगा कि कोई बात आप ऊपर लिखेंगे, कोई बात नीचे लिखेंगे, जैसे कि शुरुआत में लिखा जाना था वो आप बाद में लिखेंगे। तो आप सिस्टम बनाते समय, पॉइंट्स बनाते समय ये बहुत अच्छी तरह निर्धारित कीजिए कि शुरुआत में हमें कौन सी चीज़ लिखनी है। हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को बताएंगे, फिर हम स्वतंत्र भारत की कंडीशन बताएंगे, उसके बाद हम आज देश में किस तरह की भूमिका पंचायती राज व्यवस्था निभा रही है वो बताएंगे। इस तरह से ही हम क्रमबद्धता को नहीं तोड़ेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। तो चलिए आगे चलते हैं। भारतीय ग्रामीण पंचायतों की उपयोगिता को अंग्रेज़ों ने भी माना, लेकिन उनकी नीतियों के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रामीण पंचायतों का महत्व कम होता चला गया। अंग्रेज़ों ने सामुदायिकता को महत्व दिया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को महत्व दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो समय था अंग्रेज़ों का शासनकाल, उस समय पंचायती राज व्यवस्था का ह्रास होता गया, पतन की ओर वो अग्रसर होती गई। क्योंकि अंग्रेज़ों में कौन सी नीति थी, वो अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को विशेष महत्व देते थे, सामुदायिकता को महत्व देते थे। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का ह्रास वहाँ से शुरू हुआ। स्वतंत्रता मिल गई जिस समय हमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, उस समय पंचायती राज के पुनर्निर्माण का प्रयास किया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम एक छोटा गणराज्य हो जो पूरी तरह से पूर्णतया आत्मनिर्भर हो, उसे किसी भी आवश्यकता के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़े। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं पंचायती राज व्यवस्था के लिए। प्रत्येक ग्राम एक छोटा गणराज्य हो जो पूर्णतया आत्मनिर्भर हो, उसे किसी भी आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इस विचार के क्रियान्वित करने के लिए संविधान की धारा 50 में एक व्यवस्था की गई। संविधान की धारा 50 आपको याद रखनी है। ये कहती है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको उनके समस्त अधिकार देगा, जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य हो जाएं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं। ग्राम पंचायतें इस उद्देश्य से स्थापित की गईं कि वे अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि उत्पादन, सार्वजनिक निर्माण एवं कल्याण कार्यों के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं बनाएंगी और उन्हें जन सहयोग से क्रियान्वित करेंगी। हम फिर से देख लेते हैं संविधान की धारा 50 में क्या व्यवस्था की गई है महात्मा गांधी के इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए। संविधान की धारा 50 कहती है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, उनको समस्त अधिकार देगा, जिससे क्या करेंगे, वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य हो जाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए फिर क्या हुआ आगे, विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतें स्थापित की गईं और इस उद्देश्य से स्थापित की गईं कि वो अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि उत्पादन, सार्वजनिक निर्माण और जितने भी कल्याण कार्य हैं उनके बारे में योजनाएं बनाएंगी और उनको फिर कैसे क्रियान्वित करेंगी, जन सहयोग से। तो ये ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए हमारे संविधान की धारा 50 ने, जिसके परिणाम से पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवती हुई और उसने अपना कार्य अपने उद्देश्य के अनुसार करना शुरू किया।
पंचायती राज व्यवस्था की नींव सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 के साथ रखी गई। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 के साथ रखी गई। इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनता की रुचि और सहभागिता पर विशेष बल दिया। साथ ही उन्होंने पंचायती राज की योजना प्रस्तुत की, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इस योजना को स्वीकार कर लिया और सन 1959 में पंचायती राज योजना को प्रारंभ किया गया। हमने 1957 से लेके पढ़ा, हम रिपीट देख लेते हैं क्या है ये। पंचायती राज व्यवस्था की नींव सर्वप्रथम किसने डाली है? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में डाली गई है इसकी नींव। इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्थानीय जनता की रुचि और उनकी सहभागिता पर विशेष बल दिया है। साथ ही उन्होंने पंचायती राज की योजना प्रस्तुत की, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में इस योजना को स्वीकार कर लिया और 1959 में पंचायती राज योजना को प्रारंभ कर लिया गया। 1977 में जनता दल सरकार ने पंचायतों को मजबूत बनाने के उपाय सुझाने के लिए अशोक मेहता समिति नियुक्त की। कौन सी समिति? 1977 में अशोक मेहता समिति। और 1978 में इस समिति ने पंचायती राज के पुनर्जीवन के लिए बहुत सी सिफारिशें की। और उसके पश्चात क्या हुआ? पंचायती राज के वित्त एवं संसाधनों की समस्याओं के अध्ययन के लिए संथानम समिति की नियुक्ति की गई। संथानम समिति, इसकी नियुक्ति क्यों की गई है? पंचायती राज के वित्त और संसाधनों की समस्याओं के अध्ययन के लिए। इन समितियों की सिफारिशों के बावजूद पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकलापों का कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकला। अब हम बात करेंगे 1984 के चुनाव के बाद की स्थिति। पंचायत के क्रियाकलापों में जान फूंकने के लिए तत्कालीन सरकार ने उस समय दो समितियों, 1985 में तो GVS राव समिति और 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया। रिपीटेशन में देख लेते हैं, क्योंकि कोई अच्छा लाभ नहीं निकला, पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकलापों का विशेष निष्कर्ष नहीं निकल पाया, तो 1984 के चुनाव के बाद पंचायत के क्रियाकलापों में जान फूंकने के लिए तत्कालीन सरकार ने दो समितियों, 1985 में GVS राव समिति और 1986 में LM सिंघवी समिति का गठन किया। इस समितियों की ये जो समितियां हैं, इनकी सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार ने एक संशोधन के तहत लोकसभा द्वारा दिसंबर 1992 में और राज्यसभा द्वारा दिसंबर 1993 में संविधान संशोधन विधेयक पारित किया। ग्रामीण स्तर पर सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू है। अब यहाँ कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए, ग्रामीण स्तर पर सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का क्या पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? अप्रैल 1993 से। अब कौन सा लागू है? संविधान संशोधन अधिनियम 73वां। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इस अधिनियम के द्वारा ही, कौन सा अधिनियम? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। इससे संपूर्ण पंचायती राज के ढांचे में एक रूपता आ गई। संविधान द्वारा ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों
ब्लॉक या फिर खंड स्तर पर पंचायत समिति या फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। कितना, अब ये आपने प्री में बहुत बार सॉल्व किया है क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायती राज संस्था में कितने प्रतिशत स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए? 1/3 स्थान पर। इसके अतिरिक्त महिलाओं के आरक्षण में अनुसूचित एवं अनुसूचित जाति और जनजाति, इनकी महिलाओं और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की भागीदारी के लिए इन जातियों की संख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इनका कार्यकाल संविधान ने कितना रखा है? पंचायती राज संस्थाओं का 5 ईयर्स, 5 वर्ष। और यदि किसी कारणवश इन संस्थाओं को भंग किया जाता है तो फिर 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। राज्य की जो संचित निधि है उससे इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। किससे? राज्य की संचित निधि से। वित्त आयोग अनुदान में दी जाने वाली राशि के संबंध में वित्त आयोग जो है वो अनुदान में दी जाने वाली जो राशि है उसके संबंध में अपनी सिफारिशें देता है। संविधान में राज्यों के लिए एक राज्य चुनाव आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। ये क्या करता है? ये राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न यही करवाता है। अब संविधान में एक अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया। यह अनुसूची भी आपको याद रखना है। इस अनुसूची का नंबर है 11। संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़कर उसमें पंचायती राज के कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। सिंचाई, पीने का पानी, पशुपालन, स्वास्थ्य की देखरेख, शिक्षा, बिजली और रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था करना पंचायत के मुख्य कार्यों के रूप में समाहित किए गए हैं। इन सबके अतिरिक्त भूमि सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, मत्स्य उद्योग, वन उद्योग, आवासन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, लोक वितरण प्रणाली और सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, ये सब भी पंचायत की शक्तियों के दायरे में रखे गए हैं। इन विषयों को दोबारा से देख लेते हैं, हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सिंचाई, पीने का पानी, पशुपालन, स्वास्थ्य की देखरेख, शिक्षा, बिजली, रसोई के लिए ईंधन की व्यवस्था, ये पंचायत के कौन से कार्य हैं? मुख्य कार्य। ये सब तो है मुख्य कार्य। अब इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य भी इन्हीं पंचायत की शक्तियों के दायरे में रख लिए गए हैं, वो अन्य कार्य कौन कौन से हैं? ये अन्य कार्य हैं भूमि का सुधार, चकबंदी, भूमि अनुरक्षण, यानी सिंचाई तो हो गई मुख्य कार्य। अब भूमि से संबंधित जितने अन्य कार्य हो गए सुधार और सुरक्षा के लिए, वो भी इसमें आ गए। मत्स्य उद्योग आ गया, वन उद्योग आ गया, आवासन आ गया, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, लोक वितरण प्रणाली, सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण, ये सब भी पंचायत की शक्तियों के दायरे में है। भारत में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था ठोस आधार प्रदान करती है। इसके माध्यम से शासन की सत्ता जनता के हाथ में चली जाती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पंचायत व्यवस्था का योगदान हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित करने के लिए किस तरह से है, ये हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, भारत में हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको स्थापित करने के लिए पंचायत व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है।
इसके माध्यम से क्या होता है कि शासन की जो सत्ता है वो जनता के हाथ में आती है। ये व्यवस्था जो है वो ग्रामवासियों में लोकतांत्रिक संगठनों के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। ये संस्थाएं भारत का भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। विधायकों और मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, जिससे वो ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते हैं। अब गांव में उचित नेतृत्व का निर्माण हो सके, विकास कार्य हो सकें और उन विकास कार्यों में जनता की रुचि भी बढ़े, इस बात के लिए पंचायतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पंचायती राज संस्थाएं केंद्रीय और राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से थोड़ी मुक्ति, थोड़ा हल्कापन देती हैं, क्योंकि ये जो मैटर्स पंचायती राज संस्थाएं डील कर लेती हैं, अगर नहीं करती तो ये जो स्थानीय समस्याएं हैं इनका भार भी केंद्र और राज्य सरकारों पर ही होता, तो उनके भार को ये कम करने का काम करती हैं। उन्हीं के माध्यम से शासकीय शक्तियों और उनके कार्यों का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं बहुत सुंदर शब्दों में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, कि ये जो पंचायतें हैं वो लोकतंत्र की प्रयोगशालाएं होती हैं। ये नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग की शिक्षा देती हैं। उनमें नागरिक गुणों का विकास करने में भी मदद करती हैं। हमारी जो जनता है वो इन संस्थाओं के माध्यम से शासन के बहुत पास पहुंच जाती है, बहुत करीब पहुंच जाती है। जनता और शासन में एक दूसरे की कठिनाइयों को समझने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जनता समझ पाती है कि शासन की क्या समस्याएं हैं और शासन ये समझ पाता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं। एक दूसरे के क्षेत्र को वो समझ पाते हैं। इससे दोनों के बीच में सहयोग बढ़ता है, जो कि ग्रामीण उत्थान के लिए परम आवश्यक है। यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं लोगों की इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायती राज सही दिशा में एक प्रयास है। समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं बहुत से, वो ग्रामीण समुदाय के लोग सक्रिय रूप से सामाजिक और आर्थिक जीवन के भागों में सक्रिय भूमिका अपनी निभाने लगते हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसने ग्रामीण स्तर पर शक्ति संरचना को सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ सीमा तक परिवर्तन करने में भी योगदान दिया है। फिर भी पंचायती राज की कुछ समस्याएं जो हैं उसके विकास में बाधा भी उत्पन्न कर रही हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सभी वर्गों की सहभागिता और फिर पारदर्शिता भी होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की दृष्टि से विकास योजनाओं के लाभ का वितरण सभी लोगों में समान रूप से होना चाहिए और कमज़ोर और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने के विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को कृषि सुधार की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। भूमि संबंधी नीतियों में परिवर्तन करके अनुसूचित जातियों, अस्पृश्यों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य निर्धन व्यक्तियों को कृषि भूमि हेतु भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तथापि वर्तमान समय में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया गया है और ये प्रयत्न एक शुभ संकेत है। तो हमने आज ऐसे पढ़ा है पंचायती राज व्यवस्था। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से शुरुआत करते हुए हमने पंचायती राज व्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा और आज की स्थिति तक हम पहुँचे। ऐसे को पढ़ते समय सामान्य भाषा को
में समझाने की बजाय कुछ शब्दों को आपको उसी तरीके से बताया जा रहा है जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो जब आप उसी तरीके से निबंध को पढ़ते या समझते हैं जिस तरीके से आपको लिखा जाना है बजाय कि आम भाषा के, तो जब तक कि आप एग्ज़ाम में निबंध लेखन कर रहे होंगे तब तक आपकी शब्दावली बहुत मैच्योर होती जाएगी। जितने ज़्यादा आप निबंध के जो क्लासेस हैं उनको अटेंड करते हैं और आप इनको सुनते हैं, समझते हैं, तो ये जिस तरीके की शब्दावली, जिस तरह से हमें लिखना है, उस चीज़ को भी साथ ही साथ आपको बताया जा रहा है किस तरह से उसे लिखा जाना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि हमें प्रैक्टिस जो है वो उसकी बनाए रखनी है, सुनने और समझने की भी, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की भी। और इसके बाद आप ये ज़रूर कीजिए कि अगर आप पूरा एक ऐसे डेली नहीं भी लिख सकते हैं, आपके टाइम में मैनेज नहीं हो पाता है, तो भी आप कोई एक विषय उठाइए, कोई भी एक विषय जो कि आपको लगता है कि निबंध के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर आप 1 पेज लिखिए। 1 पेज लिखने की आप आदत डालिए। रोज़ ही आपकी दिनचर्या में होना चाहिए, जो कि एक किसी सामान्य विषय को टच करते हुए है। कोई करंट विषय हो सकता है, आप इंटरनेट से कुछ सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए और फिर उसको अपनी ही जितनी नॉलेज है, जितने भी फैक्ट्स आपके माइंड में हैं, उसको आप लैंग्वेज दीजिए। उसको आप ये मान के लिखिए कि ये 1 पेज में मुझे इसके बारे में लिखना है। इससे क्या होगा कि जिस समय आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे उस समय तक आपकी हिंदी लिखने की जो हैबिट है वो डेवलप हो चुकी होगी, और जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे, आप अपना निबंध लिख रहे होंगे, तो आप उसके यूज्ड टू हो चुके होंगे, हैबिचुअल हो चुके होंगे हिंदी में निबंध लिखने के लिए, और ये बात आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक को अब।